जी, चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 15वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर कृपा शंकर चौबे, सचिव सीसीएफ फाउंडेशन, आज इस सेमिनार का कोऑर्डिनेटर हूं। दत्तक ग्रहण अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बालकों के पारिवारिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया दत्तक ग्रहण कहलाती है। दत्तक ग्रहण अधिनियम क्या है, इसके नियम क्या हैं, इसमें क्या प्रक्रिया है, इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, कारा, साप, सारा, डीसीपीयू और आफा, इन अलग अलग स्टेक होल्डर्स की क्या भूमिका होती है, इन सारे विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कविता भंडारी जी। आप लगभग 15 वर्षों से समाज कार्य से जुड़ी हुई हैं। आप वेस्ट दिल्ली में CWC सदस्य रही हैं। कई सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में आपने एज ए विजिटिंग फैकल्टी अपनी सर्विसेज दी हैं। आप काउंसलर रही हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एज वेल एज आर्मी फैमिली सेंटर में भी आपने वहां की महिलाओं की काउंसलिंग लगातार किया है। आपका एक यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से आप एक्ट पर और छोटी छोटी समस्याओं पर लगातार जनता से रूबरू होती रहती हैं। करंट में आप कारा की सब कमेटी में सदस्य हैं। आज का जो विषय है एडॉप्शन एक्ट, रूल और एवं रोल ऑफ स्टेक होल्डर, इस विषय पे हमारे साथ विस्तृत रूप से बात करने जा रही हैं कविता भंडारी जी। कविता जी, ओवर टू यू। कविता जी, आप सुन पा रही हैं? जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस, यू कैन गो अहेड। हाँ जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर चौबे। आज के इस कार्यक्रम में जो भी लोग जुड़े हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि मैं कारा की सब कमेटी में एक मेंबर हूं और ये एक ऑनरेरी पोस्ट है। तो मैं कारा में किसी भी पूर्णकालिक या लाभकारी पद पर कार्यरत नहीं हूं। और ये बात मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि कई बार लोगों को थोड़ी गलतफहमी हो जाती है और वो मुझसे कारा की इंटरनल फंक्शनिंग के बारे में सवाल पूछते हैं। तो वहां मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, पर जो भी लीगल प्रोविजंस और प्रोसीजर्स हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे सकती हूँ। तो आज हम इस वेबिनार के माध्यम से अडॉप्शन लॉ को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे चौबे सर, मैं अपना जो स्क्रीन है वो शेयर कर रही हूँ, आप थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिएगा कि इज जी, इट विजिबल टू एवरीवन? राइट, I'll confirm it. Okay, please share the screen. ओके। जी, कैन यू सी इट नाउ? नहीं, अभी नहीं दिख रहा स्क्रीन।
or approved by government authorities. And then thereafter it is guided, supported and monitored by the government authorities. तो फॉस्टर केयर एक ऐसी संरक्षण की सुविधा है जिसको कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है, तो ये परमानेंट नहीं है नेचर में। कॉन्ट्ररी टू दिस, अडॉप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम बच्चे को एक परमानेंट फैमिली प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसीलिए ऑर्फन, अबैंडन्ड या सरेंडर्ड ये जो बच्चे होते हैं इनके लिए अडॉप्शन को प्रेफर किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन 56 का सबसेक्शन 1 है इस एक्ट में, वो इस बात को बहुत क्लियरली कहता है कि अडॉप्शन शैल बी रिसोर्टेड टू फॉर इंश्योरिंग राइट टू फैमिली for the orphan, abandoned and surrendered children as per the provisions of this act, the rules made thereunder and the adoption regulations framed by the authority. यहाँ पर मैं आप एक बात रिपीट करूंगी, orphan, abandoned and surrendered children, इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारे CNCPs यानी कि जो भी चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है वो जरूरी नहीं है कि ऑर्फन, अबैंडन्ड या सरेंडर्ड ही हों, लेकिन जो बच्चे इस ओएस कैटेगरी में आते हैं वही अडॉप्टेबल हैं। फर्दर क्लॉजेस ऑफ द सेम सेक्शन, सेक्शन 56 आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसेक्शन 2 जो है वो रिलेटिव अडॉप्शन को कवर करता है। अब कई लोगों का ऐसा मानना है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सिर्फ CNCPs और CCLs के बारे में है। CNCP यानी चाइल्ड नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन और CCL यानी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। जहां तक अडॉप्शन का सवाल है, ये जो एक्ट है वो रिलेटिव अडॉप्शन को भी कवर करता है। प्राइमरीली ये एक्ट CNCPs और CCLs के रिहैबिलिटेशन के लिए ही है, लेकिन इसमें रिलेटिव अडॉप्शन की बात भी कही गई है। तो यहाँ एक व्यक्ति अपने बच्चे को, अपने रिश्तेदार को भी इस एक्ट के प्रोविजंस के तहत गोद दे सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। यहाँ पर जो रिलेटिव की, रिश्तेदार की डेफिनेशन दी गई है वो लिमिटेड है। इसमें पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, इनको ही इंक्लूड किया गया है। अब क्या इस तरह के अडॉप्शन में CWC का या DCPO का कोई रोल है? तो हाँ, बिल्कुल है। वो क्या रोल है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। इसमें जो नेक्स्ट सबसेक्शन है, सेक्शन 3, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। This section lays down that the provisions of the JJ Act will not affect the adoption done under the provisions of the Hindu Adoption and Maintenance Act. इसका सीधा साधा मतलब ये है कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक हिंदू व्यक्ति हामा के प्रोविजंस के तहत बच्चा अडॉप्ट करने के लिए एलिजिबल है तो वो ऐसा हामा की कंडीशंस को फॉलो करते हुए कर सकता है। अगर वही व्यक्ति जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रोविजंस के तहत अडॉप्ट करने के लिए एलिजिबल है तो वो JJ एक्ट के प्रोविजंस के तहत ऐसा कर सकता है। तो ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, यहाँ पर कोई क्लैश नहीं है। ये जो प्रोविजन है ये पर्टिकुलरली CWCs को ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले ही एक केस काफी रिपोर्ट किया गया था न्यूज़पेपर्स में, जिसमें दिस पर्टिकुलर CWC took over the custody of a child who was given in adoption by a biological parent to the adoptive parents under HAMA। और इसमें फिर जो दोनों पेरेंट्स थे उन्होंने हाईकोर्ट को अप्रोच किया था एंड द हाईकोर्ट रिकमेंडेड द CWC, क्योंकि यहाँ पर CWC का कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है इस तरह के केस में इंटरफेयर करने के लिए। CWC का जुरिस्डिक्शन CNCPs पर है, और CNCPs में जो अडॉप्टेबल बच्चे हैं वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रोविजंस के तहत अडॉप्ट किए जाएंगे। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। देन इसका जो सेक्शन 4 है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सबसेक्शन ये कहता है कि ऑल इंटर कंट्री अडॉप्शंस शैल बी डन ओनली एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द अडॉप्शन रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द अथॉरिटी। अब यहाँ जब हम 3 और 4 को एक साथ पढ़ते हैं तो एक सवाल उठ के खड़ा होता है कि क्या हामा के तहत इंटर कंट्री अडॉप्शंस किए जा सकते हैं? तो यहाँ पर मैं तो यही कहूंगी, और ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि
जो हेग कन्वेंशन है उसे हमने रेटिफाई किया है, और जेजे एक्ट के जो प्रोविजंस है और रेगुलेशन में जो प्रोसीजर बताए गए हैं वो हेग कन्वेंशन के स्टैंडर्ड्स को, कंडीशंस को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। लेकिन जो हामा में प्रोसेस है अडॉप्शन का वो हेग कन्वेंशन के साथ कंपैटिबल नहीं है, और कारा का भी यही व्यू पॉइंट है। बट अभी रिसेंटली एक केस में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक इंटर कंट्री अडॉप्शन को अलाउ किया है हामा के तहत, और उसमें लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कारा को सेम केस में एनओसी इश्यू करने के लिए भी कहा है, बट कारा ने वहां पर अभी अपील की है अगेंस्ट दैट डिसीजन। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ विच इज येट टू बी सेटल्ड। पर यहाँ पर CWCs, DCPOs, SAS, इनको इस एम्बिग्विटी के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सबका जुरिस्डिक्शन OAS बच्चों पर है जो CNCPs हैं, और OAS बच्चों का अडॉप्शन तो चाहे इन कंट्री हो या इंटर कंट्री, वो JJ एक्ट के प्रोविजंस के तहत ही होगा। सो ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है कि JJ एक्ट इज द ओवरराइडिंग लेजिस्लेशन कंसर्निंग CNCP including matters related to their adoption. अभी adoption है क्या? सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। दत्तक ग्रहण की जो प्रक्रिया है उसमें होता क्या है कि एक बच्चा अपने जैविक माता पिता से हमेशा के लिए अलग होकर के अपने दत्तक माता पिता की धर्मज संतान बन जाता है। A child gets permanently separated from the biological family and becomes the lawful child of the adoptive parents. तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप टर्मिनेट हो रही है और दूसरी रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है, और ये जो रिप्लेसमेंट हो रहा है ये एक लीगल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। इसलिए जो भी लीगल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक बायोलॉजिकल रिलेशनशिप के साथ अटैच है वही अडॉप्टिव रिलेशनशिप के साथ भी अटैच हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, an adopted child will have the same inheritance rights which are enjoyed by the biological child. इंडिया में 2 adoption legislations है, एक तो है Juvenile Justice Care and Protection of Children Act और दूसरा है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। जो पुराना वाला JJ एक्ट था उसमें अडॉप्शन सिर्फ एक सेक्शन था, लेकिन अभी जो नया वाला JJ एक्ट है उसमें अडॉप्शन पर पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर 8, और इस एक्ट के तहत जो मॉडल रूल्स फ्रेम किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वो प्रभावी 2016 से, और अडॉप्शन रेगुलेशंस फ्रेम की हैं कारा ने जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, एंड दे केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2017। अब ये जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है विच इज कॉमनली नोन एज हामा, दिस इज अ पर्सनल लॉ, इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन हिंदूज। इसके तहत जब कोई अडॉप्शन होता है तो उसमें जो गिवर है वो भी हिंदू है, जो टेकर है वो भी हिंदू है, और बच्चा भी हिंदू है, एंड दिस अडॉप्शन टेक्स प्लेस इन देयर प्राइवेट कैपेसिटी। यहाँ पर स्टेट का या कोर्ट का कोई इंटरवेंशन या रेगुलेशन नहीं है। जब बर्थ पेरेंट अपने बच्चे को अडॉप्शन में देते हैं तो वहां पर कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब गार्डियन, जो लीगल गार्डियन है, वो बच्चे को अगर अडॉप्शन में देता है या लेता है तो फिर कोर्ट के प्रायर परमिशन की जरूरत पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि ये गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट क्या है? गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट अडॉप्शन लॉ नहीं है। गार्डियन और वार्ड के जो रिलेशनशिप है वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से अलग है। गार्डियन का मतलब है समवन हु टेक्स केयर ऑफ द पर्सन और द प्रॉपर्टी ऑफ द वार्ड, और द पर्सन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द वार्ड, एंड वार्ड इज द माइनर। जैसे ही ये माइनर मेजर हो जाता है, दिस रिलेशनशिप सीजेस टू हैव एनी इफेक्ट। यहाँ हमें बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो एक्ट है वो JJ एक्ट है। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द JJ एक्ट। सबसे पहले तो इट इज अ सेक्युलर एक्ट, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, डजंट मैटर, एनीवन कैन अडॉप्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। Then a child up to the age of 18 years can be adopted. ये बच्चे की डेफिनेशन है JJ एक्ट के तहत। Anyone who is below 18 years of age is a child and that child can be given in adoption.
मोर देन वन चाइल्ड ऑफ द सेम जेंडर कैन बी अडॉप्टेड। अगर किसी पेरेंट्स के एक बेटी है तो भी वो एक बेटी को अडॉप्ट कर सकते हैं, अगर बेटा है तो बेटे को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन सिंगल मेल गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। अप टू 3 चिल्ड्रन कैन बी अडॉप्टेड। अगर किसी पेरेंट्स के ऑलरेडी 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो फिर वो अडॉप्शन के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे until and unless they are willing to adopt a special need child or a hard to place child। और ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये रिलेटिव अडॉप्शन और स्टेप चाइल्ड अडॉप्शन पर एप्लीकेबल नहीं है। देन ये एक्ट ये कहता है कि आवाज आ रही है? हेलो, You can go ahead, madam. Please go ahead. अच्छा, वो बीच में बिकॉज इट गॉट डिस्टर्बेड तो मुझे लगा शायद बंद कर दिया बाय मिस्टेक हो गया दिया। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एफर्ट्स फॉर ट्रेसिंग द बायोलॉजिकल फैमिली ऑफ द चाइल्ड शुड बी डन। तो ये एक्ट बहुत क्लियरली ये कहता है कि एक बच्चे की ओरिजिनल फैमिली को ढूंढने के हर संभव प्रयास किए जाएं ताकि बच्चे को उसकी अपनी फैमिली में रिस्टोर किया जा सके। Then parents surrendering children should be counseled and encouraged to retain child। जब कोई पेरेंट अपने बच्चे को relinquish करना चाहता है तो उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चे को ना छोड़े, अपने बच्चे को अपने साथ ही रखे। और इसके लिए अगर उस पेरेंट को किसी भी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो वो सपोर्ट गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड करे। मेडिकल रिकॉर्ड्स आर मेड अवेलेबल टू पेरेंट्स बिफोर द चाइल्ड इज प्लेस्ड विद देम। ये बहुत जरूरी है कि बच्चे की हेल्थ कंडीशन के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ शेयर की जाए ताकि वो एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके और बच्चे की केयर करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहे। अडॉप्शन इज फाइनलाइज्ड इन अ कोर्ट। कोई भी तरह का अडॉप्शन जो कि जेजे एक्ट के तहत किया जा रहा है वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट के ऑर्डर से ही फाइनल होगा। नो अडॉप्शन डीड इज नीडेड। ऑफ कोर्स जब कोर्ट खुद अडॉप्शन ऑर्डर पास कर रहा है तो फिर पार्टी के बीच में डीड एग्जीक्यूट करने की क्या जरूरत है, उसकी जरूरत नहीं है। दिस एक्ट कंप्लाइज विद द हेग कन्वेंशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हेग कन्वेंशन 1993 में कंक्लूड हुआ था और इंडिया ने इसे 2003 में रेटिफाई किया है। बेसिकली हेग कन्वेंशन का पर्पस है टू प्रिवेंट इलीगल, इरेगुलर एंड इल प्रिपेयर्ड अडॉप्शंस। और इस पर्पस को अचीव करने के लिए इसमें ये कंडीशन दी गई है कि जब इंटर कंट्री अडॉप्शन हो रहा है तो जो गिविंग कंट्री है और जो रिसीविंग कंट्री है उन दोनों कंट्रीज की जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं वो उस पर्टिकुलर अडॉप्शन को मॉनिटर करेंगे और अप्रूव करेंगे। तो जेजे एक्ट का जो प्रोसेस है दैट टेक्स केयर ऑफ दिस कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिकॉर्ड्स आर कॉन्फिडेंशियल। सीडब्ल्यूसी की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हैं। कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो भी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का मतलब है दैट हियरिंग विल बी कंडक्टेड इन द प्राइवेट चैम्बर। अगर कोई व्यक्ति उस पर्टिकुलर केस से कोई कनेक्शन नहीं रखता है तो उसे हियरिंग के दौरान अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अडॉप्शन केस फाइल में, इनफैक्ट बच्चे की जो केस फाइल होती है उसमें जो भी रिपोर्ट्स हैं, वो चाहे एसआईआर हो या आपकी काउंसलिंग रिपोर्ट हो या पुलिस की रिपोर्ट हो, दे ऑल शुड बी ट्रीटेड कॉन्फिडेंशियल। गोपनीयता का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, adoptees have the right to search for their biological family subject to the willingness of the biological parents in case of a surrendered child। रूट सर्च एक अडॉप्टी का अधिकार है। अगर अडॉप्टी 18 साल से ऊपर हो गया है तो वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे एप्लीकेशन लगा सकता है, लेकिन अगर अडॉप्टी अभी भी माइनर है पर उसकी जो रूट सर्च की इच्छा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल है इसको लेकर के, और साथ ही में उसके जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनकी कंसेंट है, तो फिर यहाँ पर एक जॉइंट एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। हालांकि एडवाइजेबल यही है कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब वो अपने अर्ली यूथ में हो या लेट टीनेज में हो, तो ही उनके सामने उनकी बायोलॉजिकल फैमिली से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाए, लेकिन एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। और अगर रूट सर्च के लिए जब इस तरीके से अडॉप्टी एजेंसीज और अथॉरिटी को अप्रोच करता है तो उसकी मदद करना इन एजेंसीज और अथॉरिटीज की
जिम्मेदारी है। पर यहाँ पर एक चीज बहुत हम सबको ध्यान में रखने की जरूरत है, और ये है कि a child's right to identity cannot infringe upon the biological parents' right to privacy. तो अगर किसी सरेंडर केस में किसी पेरेंट ने कंडीशन रखी है, ये एक्सप्रेस किया है कि मेरी इंफॉर्मेशन या मेरी आइडेंटिटी मेरे बच्चे को तब ना बताई जाए जब वो रूट सर्च के लिए आएगा, तो फिर आप ये इंफॉर्मेशन उस बच्चे को नहीं बता सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आप उस पेरेंट से एक फ्रेश रिटन कंसेंट ना ले। तो ये एक पॉइंट है जो हम सभी को बहुत ध्यान में रखना है। लास्ट पॉइंट देखिए, पोस्ट अडॉप्शन फॉलो अप्स मैंडेटरी फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटर कंट्री अडॉप्शंस। चाहे इन कंट्री अडॉप्शन हो या इंटर कंट्री अडॉप्शन हो, जो फॉलो किया जाता है वो 2 साल का है, एंड इट इज अ वेरी गुड प्रोविजन इन ऑर्डर टू इंश्योर द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द चाइल्ड। अब ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं अडॉप्शन के संबंध में जो रेगुलेशन 3 में दिए गए हैं और अडॉप्शन फील्ड में काम करने वाले सभी व्यक्तियों को ध्यान में रखते हैं। इसमें पहला है प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट। ये तो हम सभी जानते हैं कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड शुड बी ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन इन एवरी डिसीजन। पर अब ये जो बेस्ट इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली बहुत डायनामिक और इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। कोई जरूरी नहीं है कि हर केस में बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट सेम हो या हर स्टेज पर एक ही बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट सेम हो सकता है किसी केस में अडॉप्शन बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में ना हो, तो यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकती है, पर यहाँ उनके पास इसके लिए स्ट्रॉन्ग रीजंस होने चाहिए और वो रीजंस रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द चाइल्ड इन हिज ओन सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट। देखिए, ये जो प्रिंसिपल है, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी इन रेफरेंस विद इंटर कंट्री अडॉप्शन। भारत का बच्चा है तो भारत में ही रहना चाहिए और किसी भारतीय नागरिक को ही अडॉप्शन में दिया जाना चाहिए। इसीलिए जब एक बच्चा अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसके बाद वो इन कंट्री अडॉप्शन के लिए तो अवेलेबल होता है, लेकिन एक कुछ निश्चित समयावधि दी गई है। अगर उस समयावधि में वो इन कंट्री अडॉप्शन में नहीं किसी अडॉप्टिव पेरेंट द्वारा लिया जाता है, तभी उसे इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए रेफर किया जाना चाहिए और ऐसा किया जाता है। अब ये जो प्रिंसिपल है, इसको लेकर के कई सारे स्टेक होल्डर्स ये डिमांड कर रहे हैं कि ये प्रिंसिपल इंटर स्टेट अडॉप्शन पर भी लागू किया जाना चाहिए। एंड आई थिंक दिस डिमांड इज वैलिड इफ वी गो बाय दिस प्रिंसिपल, क्योंकि यस डेफिनेटली एक बच्चा अपने ही सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट में ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। पर अभी जो भारत में हमारे पास सिस्टम है वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेट में होते हुए भी किसी और दूसरे स्टेट से बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन अभी कोविड में जो सिचुएशन आ गई है उसमें इस बदलाव पर विचार किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी शुड बी रिस्पेक्टेड। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड, आइडेंटिटी ऑफ द बायोलॉजिकल पेरेंट एंड आइडेंटिटी ऑफ द अडॉप्टेड पेरेंट्स, ये सब प्रोटेक्ट करनी चाहिए, ये सब सुरक्षित रखनी है। सो एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अडॉप्शन कैन नॉट बी ब्रॉट इन द पब्लिक डोमेन। अभी एक बड़ा कंसर्न है कोर्ट डिले। तो यहाँ पे हम सबको पता होना चाहिए कि लॉ में कोर्ट का जो प्रोसीजर दिया गया है वो क्या कहता है। ये लीगल प्रोसीजर है, इट कैन बी अंडरस्टूड बाय रीडिंग सेक्शन 61 अलोंग विद रूल 45 एंड रेगुलेशन 12 एंड 17। देखिए, जो अडॉप्शन की पिटीशन है वो कोर्ट में स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी फाइल करती है, और ये जो एप्लीकेशन है ये जिस दिन फाइल होती है उसके बाद 2 महीनों के अंदर अंदर कोर्ट को अपना डिसीजन देना होता है। और इस प्रक्रिया में जो कोर्ट स्टेप्स फॉलो करेगा वो सब जेजे एक्ट रूल्स और रेगुलेशंस में दिए गए हैं। और यहाँ पर कोर्ट को जो 3 मुख्य बातें ध्यान में रखनी है वो है, पहला कि अडॉप्शन शुड बी इन द वेलफेयर और फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। दूसरा, child should be mentally prepared for the adoption.
So due weightage should be given to the wishes of the child, considering his or her age and maturity. Then तीसरी चीज जो कोर्ट को चेक करनी है वो ये कि no exchange of money should take place in consideration for adoption except payment of authorized fee. तो यहाँ पर ये चीजें स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी और कोर्ट को ध्यान में रखनी है कि प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स की तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट या डोनेशन स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी को नहीं मिलनी चाहिए। आगे 3 और पॉइंट्स हैं जो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी और कोर्ट को ध्यान में रखने हैं। अडॉप्शन केस इज नॉन एडवर्सरियल इन नेचर, जैसा कि मैंने कहा कि स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी इसमें पिटिशनर होती है। अगर बच्चा सा में नहीं रह रहा है, बच्चा किसी और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रह रहा है, तो वहां पर वो जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है वो अडॉप्शन की प्रक्रिया को सा के थ्रू ही करेगा और इनका लिंकेज होना चाहिए, और यहाँ पर वो सीसीआई एक को पिटिशनर होगा। इसी तरीके से जो प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं वो भी को पिटिशनर होंगे। तो यहाँ पर कोई ऑपोजिट पार्टी नहीं है, यहाँ कोई विवाद नहीं है, इन सबका कॉमन पर्पस है। तो इसलिए कोर्ट को सिविल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, इन सब में जो प्रोसीजर दिए गए हैं उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जेजे एक्ट रूल्स और रेगुलेशंस में जो प्रोसीजर्स दिए गए हैं उनको फॉलो करना है। The APs shall not be asked to execute any bond or make investment in the name of the child. जो prospective adoptive parents हैं उनकी स्क्रूटनी, उनकी जांच तो पहले ही हो चुकी है, उनको सुटेबल पाया गया है, तभी तो उनकी पिटीशन कोर्ट में फाइल की जा रही है। तो यहाँ बाद में अगर उन्हें ये कहा जाता है कि आप बच्चे के नाम पे फलाना इन्वेस्टमेंट करिए या बच्चे के नाम पर फिक्स डिपॉजिट करिए या बच्चे के नाम पर आप इस संस्था को डोनेशन दीजिए, तो ये अनफेयर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट देखिए, इन केस ऑफ पैप्स habitually residing abroad and wanting SA to represent them in the court can sign the power of attorney. तो ये सहूलियत लॉ में पैप्स को दी गई है। अगर वो विदेश में रह रहे हैं तो वो सा के सोशल वर्कर या इंचार्ज के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कर सकते हैं और उनको फिर कोर्ट पे वो सोशल वर्कर या इंचार्ज ही रिप्रेजेंट करेंगे। अभी एक क्विक look, let's give this quick look at all the authorities and agencies which are relevant in this process. सबसे पहले है कारा, ये सेंट्रल लेवल पर स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो जो भी इंडिया में अडॉप्शन हो रहे हैं उनको मॉनिटर करना, उनको रेगुलेट करना इस अथॉरिटी का काम है। यही काम स्टेट लेवल पे सारा का है। सो सारा इज द स्टैट्यूटरी बॉडी एट द स्टेट लेवल। अभी सारा की जो गवर्निंग बॉडी है उसके लिए जरूरी है कि वो 3 महीने में कम से कम एक मीटिंग जरूर करे, ताकि जो भी राज्य में अडॉप्शन का प्रोग्राम चल रहा है उसको रिव्यू किया जा सके और जहां भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बॉटलनेक्स आ रहे हैं, उनको एड्रेस किया जा सके। CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, एक क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है। ये 5 मेंबर्स की एक बेंच है जिसके पास फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर्स हैं और ये पावर CNCPs के मैटर्स के संबंध में दी गई है इनको। अडॉप्शन में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बच्चे को लेकर के, नेट अपना चला लो, बच्चे को अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर करना इस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो LFA सर्टिफिकेट होता है ये अडॉप्शन केस फाइल का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्फन, अबैंडन्ड और सरेंडर्ड बच्चों का रिहैबिलिटेशन करना। यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है कि सा का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 41 ऑफ द JJ एक्ट और साथ में इसका रिकॉग्निशन भी मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 65 ऑफ द JJ एक्ट। तो ये दोनों सर्टिफिकेट इसके पास होने चाहिए एंड दीज सर्टिफिकेट्स आर सब्जेक्ट टू रिन्यूअल एवरी 5 years। और ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये कोर्ट में भी लगाए जाते हैं जब अडॉप्शन पिटीशन फाइल की जाती है, सो इनका वैलिड होना जरूरी है। आफा का मतलब है ऑथराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी। जो इंटर कंट्री अडॉप्शन केस होता है उसमें जो पैप्स है उनकी होम स्टडी करना और बाद में पोस्ट अडॉप्शन फॉलो अप करना इसी एजेंसी का काम होता है।
इनफैक्ट इंटर कंट्री अडॉप्शन केस में पैप्स का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो उनके होम स्टडी के बाद ही होता है। तो ये सब ऑथराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी के थ्रू किया जाता है। सीए का मतलब है सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी हेग कन्वेंशन के प्रोविजंस के तहत डेजिग्नेट की जाती है हर कंट्री में, जो मेंबर कंट्रीज होती हैं। और इंडिया में हेग कन्वेंशन के तहत जो सेंट्रल अथॉरिटी डेजिग्नेट किया गया है वो है कारा, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी को। डीसीपीयू तो हम सभी जानते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नोडल ऑफिस है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी। तो जो अडॉप्शन प्रोग्राम है वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब कुछ देखना डीसीपीयू का ही काम है। अगर सा को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो उसको एड्रेस करने का काम डीसीपीयू का है। अगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो उसको एड्रेस करने का काम भी डीसीपीयू का ही है। तो यहाँ पे जो डीसीपीयू का स्टाफ है उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि जो कारा का ऑनलाइन पोर्टल है केयरिंग्स, उसके बारे में पूरी टेक्निकल जानकारी डीसीपीयू के स्टाफ को होनी चाहिए। इनफैक्ट केयरिंग्स पे जो भी डेटा अपलोड होता है, अपडेट होता है, वो सही तरीके से टाइमली हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ डीसीपीयू को देखना है। कोर्ट का यहाँ मतलब है सिटी सिविल कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट, और इसमें फैमिली कोर्ट भी इंक्लूडेड है। कोर्ट का यहाँ मतलब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से नहीं है, कभी कभी लोगों को ये कंफ्यूजन भी हो जाता है। अच्छा, कारा को जो रिपोर्टिंग की जाती है जो डीसीपीयू के थ्रू होती है, और ये रिपोर्टिंग सा को करनी होती है, सीडब्ल्यूसी को करनी होती है और कोर्ट की तरफ से भी की जाती है। इसके शेड्यूल्स आपके अडॉप्शन रेगुलेशंस में दिए गए हैं, वो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये जो स्लाइड है ये इस प्रेजेंटेशन की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, सो प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये वो कैटेगरीज हैं जो बच्चे अडॉप्ट किए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला है ऑर्फन चाइल्ड। ऑर्फन चाइल्ड का मतलब है अ चाइल्ड विदाउट बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव पेरेंट्स और लीगल गार्डियन। अब इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो एक बच्चा जिसके दोनों माता पिता की डेथ हो चुकी है और घर में या उसके रिश्तेदारों में कोई भी उसकी देखभाल करने को तैयार नहीं है, तो यहाँ पर वो एक ऑर्फन चाइल्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा। अबैंडन्ड चाइल्ड का मतलब है a child deserted by biological और adoptive parents और guardians। तो यहाँ पर बच्चे को छोड़ दिया गया है अनअटेंडेड। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में एक अनअटेंडेड बच्चा पाया जाता है तो अबैंडन्ड चाइल्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा। सरेंडर्ड चाइल्ड का मतलब है a child who has been relinquished by parent और guardian। अब ये जो पेरेंट है इसका मतलब है ओनली बायोलॉजिकल पेरेंट। adoptive parent cannot surrender an adopted child। तो ये डिफरेंस है पहली दोनों डेफिनेशन और इस डेफिनेशन में। दूसरी बात, a parent, I mean a biological parent or a legal guardian can surrender the child only on account of physical, emotional and social factors which are beyond their control। So surrender can be allowed only in exceptional circumstances when it is absolutely necessary। जब बहुत जरूरी है तभी सरेंडर को अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। और ये सरेंडर सीडब्ल्यूसी के सामने होगा। Then child of mentally retarded parents can also be declared legally free for adoption। बट ये जो डिक्लेरेशन होता है इसके लिए जरूरी है एक ऐसा सर्टिफिकेट जो कि ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड मेडिकल बोर्ड ने पेरेंट का असेसमेंट करके इशू किया है। उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आगे का डिसीजन लेगी और उस बच्चे को एक अबेंडन्ड चाइल्ड की तरह ट्रीट करेगी। Then an unwanted child of victim of sexual assault can also be declared legally free for adoption। पर यहाँ पर पॉक्सो केसेस में बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि पॉक्सो में जो कंसेंशुअल सेक्स है और नॉन कंसेंशुअल सेक्स है उसमें डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। तो कई बार जो बच्चियां माइनर हैं और वो मदर बन जाती हैं तो वो नहीं चाहती हैं अपने बच्चे को सरेंडर करना, लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें फोर्स करते हैं कि वो अपने न्यूबॉर्न बेबी को सरेंडर कर दें, छोड़ दें।
तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज अनएथिकल। एक मदर की फ्री कंसेंट जरूरी है सरेंडर के लिए। फॉस्टर चाइल्ड, अगर किसी फैमिली ने एक बच्चे को फॉस्टर किया है कम से कम 5 सालों के लिए और वही फैमिली उस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है, तो इस फैमिली को दूसरे जो प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं उनके बनिस्बत इस पर्टिकुलर बच्चे अडॉप्शन के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी और इसके लिए वो केयरिंग्स पर सेपरेट रजिस्टर कर सकेंगे। ये प्रोविजन रूल्स में दिया गया है, बट जहां तक मुझे ध्यान है अभी केयरिंग्स पर ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और हो सकता है इसका रीजन ये है कि अभी फॉस्टर केयर का जो प्रोग्राम है वो सारे राज्यों में यूनिफॉर्मली स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इस पे आई थिंक आप लोग बाद में अपडेट चेक कर सकते हैं। देन रिलेटिव अडॉप्शन, चाइल्ड ऑफ अ रिलेटिव कैन बी अडॉप्टेड, ये मैंने आपको बताया। और लास्ट में चाइल्ड ऑफ स्पाउस फ्रॉम प्रीवियस मैरिज, यानी कि अ स्टेप चाइल्ड कैन ऑल्सो बी अडॉप्टेड। अब जो ये रिलेटिव अडॉप्शन है, इसमें अगर बच्चे को गार्डियन किसी और रिलेटिव को अडॉप्शन में दे रहा है तो वहां पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का यहाँ पर रोल आता है। फिर यहाँ रिलेटिव अडॉप्शन में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होते हैं और उन्हें केयरिंग पर अपलोड करना होता है। उसमें जो भी पेरेंट्स हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो या गार्डियन अगर अडॉप्शन में दे रहा है तो गार्डियन हो और अडॉप्टिव पेरेंट्स हो, तो वहां डीसीपीओ की जिम्मेदारी है कि उन्हें असिस्ट करें इस चीज के लिए। फिर इंटर कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन में ये जरूरी है कि यहाँ जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनकी एक होम बैकग्राउंड स्टडी की जाए और वो स्टडी भी डीसीपीओ को ही करवानी होती है। स्टेप चाइल्ड अडॉप्शन में जो बायोलॉजिकल पेरेंट इस अडॉप्शन के लिए अपनी कंसेंट देता है, वो कंसेंट भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने दी जानी चाहिए। और यहाँ भी जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का काम है वो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को करना है। अभी ये कुछ सेक्शंस हैं, सेक्शन 38 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि एक बच्चे को अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए। देन सेक्शन 57 में बताया गया है कि प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टेड पेरेंट्स की एलिजिबिलिटीज क्या होनी चाहिए। और रूल 49 में बताया गया है केयरिंग्स, यानी कि जो आपका ऑनलाइन सिस्टम है चाइल्ड अडॉप्शन एंड रिसोर्स इंफॉर्मेशन गाइडेंस सिस्टम, वो किस तरीके से फंक्शन करना चाहिए। ये प्रोविजंस हम रेगुलेशंस में जो डिटेल्ड प्रोसीजर्स दिए गए हैं उनके साथ पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो वी विल मूव ऑन टू रेगुलेशंस नाउ, बट इसके बीच में आई थिंक सर आप इंटरेक्ट करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ? yes madam, thank you. We'll have a 2-3 minutes data sharing. कुछ जो मेरे पास डिटेल है कारा की क्या क्या है कैसे करते हैं। टोटल 718 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन आवर कंट्री, जिसमें 32 सारा काम कर रही है। डीसीपीयू 642 हैं और 460 सा एजेंसीज काम कर रही हैं। टोटल इंस्टीट्यूशंस, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो लगभग 8000 इंस्टीट्यूशंस पूरे देश में काम कर रहे हैं, जिसमें एक स्टडी के मुताबिक 80% परिवार जो इंटर कंट्री अडॉप्शन है, जो अपने देश में अडॉप्शन कर रहे हैं, वो 80% परिवार ऐसे हैं जो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रेफर करते हैं। जब हम फॉरेन अडॉप्शन की बात करते हैं तो ये संख्या एकदम उलट जाती है। जो लगभग 90% पेरेंट्स हैं जो फॉरेन अडॉप्शन के लिए हैं, वो बड़े बच्चों को प्रेफर करते हैं। इसकी क्या साइकोलॉजी हो सकती है, क्या रीजंस हो सकते हैं, ये नीड्स टू बी स्टडीड। अगर हम डेटा की बात करें 2017-18, 2018-19 की बात करें तो इंटर कंट्री अडॉप्शन मतलब विदेशी अडॉप्शन में कुल 3 कंट्रीज ऐसी हैं, अमेरिका, इटली और स्पेन, जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे हैं। 18-19 में 301 बच्चे अमेरिका में गए हुए हैं, जिसमें से 204 लड़कियां और 97 लड़के हैं। 115 इटली में गए हुए हैं, जिसमें 62 लड़कियां और 53 लड़के हैं। स्पेन 85 गए हैं, जिसमें से 29 लड़के और 56 लड़कियां हैं। कुल संख्या अगर हम देखें 2018-19 में तो 3374 बच्चे विद इन द कंट्री अडॉप्शन पे गए हुए हैं और देश के बाहर 653 बच्चे
एडॉप्शन पे गए हैं। तो ये एक पिछले साल का एक कंसोलिडेटेड मोटा मोटी एक रिसर्च के मुताबिक जो डेटा है, इतने सारे बच्चों को परिवार में मिला हुआ है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हम आपसे लेंगे मैडम बाद में, क्योंकि इस इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं इसको डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं मुझे। आशा मुंशी जी कहती हैं कि बच्चे और माँ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक बच्चा क्या चाहता है कि गर्भ में तन को ढका तो माँ का आंचल, पहले स्पर्श के सुख में था तो माँ का आंचल, सर्द और गर्म जिंदगी के थपेड़ों में था तो माँ का आंचल, प्यार की थपकी धूल से सने हाथों को पोंछता था तो माँ का आंचल, संस्कार कर्तव्यों का पाठ था, प्यार का सागर था तो माँ का आंचल। तो माँ का आंचल हर बच्चे की पहली चाहत होती है, और इसमें मुझे लगता है कि एडॉप्शन रूल की एक बहुत बड़ी महती भूमिका है, जो एक बच्चे को एक, भले ही उसका बायोलॉजिकल पेरेंट्स ना हो, लेकिन एक ऐसे परिवार में देता है जो उसके अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल करता है। मैडम, ओवर टू यू। आपको रूल्स के बारे में कुछ बातचीत करनी है, कुछ प्रश्न हम लेंगे जब आपका सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद। जी कविता जी। हाँ जी, जी हाँ जी, हाँ जी। तो हम अभी रेगुलेशंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि इन रेगुलेशंस को समझना बहुत जरूरी है। ये जो प्रोसेस है, इसमें एक रेगुलेशन 6 और रेगुलेशन 7 हमारे लिए बहुत जरूरी है। अबैंडन और ऑर्फन बच्चे को अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री कैसे डिक्लेयर करना है, इसके जो स्टेप्स हैं वो रेगुलेशन 6 पे दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर ये जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें कुछ टाइमलाइंस भी दी गई हैं। मैडम, सबसे आपका पहले तो स्क्रीन शेयर सिनेमा, नहीं हो पा रहा है, स्क्रीन में हम देख नहीं पा रहे हैं कुछ। अच्छा लेट मी चेक जी, बिकॉज तो अदरवाइज आपके यू कैन गो अहेड, स्क्रीन नहीं दिखने के बाद भी इट्स अ नाइस सेशन। maybe it's taking some time because वैसे तो यहाँ पर ये ऑन ही दिखा रहा है। हमारे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है ये। अभी is it visible? नहीं, इट्स नॉट विजिबल। Should I actually यू गो continue अहेड और विदाउट एक बार स्क्रीन। इससे मैं, यस, यू गो अहेड विदाउट because स्क्रीन अगर मैं ओनली। इससे ओके, क्योंकि अगर मैं इससे बाहर निकली तो आई फियर कि यस, कहीं ऐसा ना हो कि वो यस, यस, वापस ज्वाइन करने में मुश्किल हो जाए। राइट। सो यू कैन गो अहेड विदाउट शेयरिंग द स्क्रीन, नो इश्यूज। या हाँ, तो ठीक है, ठीक है। तो वैसे ये डायग्राम में था, तो अगर आप देख पाते तो बहुत अच्छा होता, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, जब भी कोई ऑर्फन या अबैंडन्ड बच्चा मिलता है और उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया जाता है, तो उसके साथ एक रिपोर्ट लगाई जाती है जो कि फॉर्म 17 में होती है। ये जो रिपोर्ट है, इसकी एक कॉपी लोकल पुलिस स्टेशन में देना भी जरूरी है, और इसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बच्चे के इंटरिम प्लेसमेंट के लिए जो ऑर्डर करती है वो फॉर्म 18 में किया जाता है, और साथ में एसआईआर के लिए फॉर्म 21 में ऑर्डर इशू किया जाता है। इसके इमीडिएटली बाद बच्चे का जो डेटा है, यानी बच्चे के रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स हैं, देन बच्चे का जो फोटोग्राफ है, वो 2 जगह एंटर किया जाना जरूरी है। एक तो कैरिंग पर, और दूसरा आपका जो ट्रैकिंग पोर्टल है उस पर। अगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने बच्चे का जो डेटा है वो किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए ऑर्डर इशू किए हैं, तो फिर वो एडवर्टाइजमेंट में न्यूज़पेपर में पब्लिश होना होता है। और इसके लिए जो आपको टाइम लिमिट दी गई है, यानी साल को टाइम लिमिट दी गई है, वो है 72 आवर्स। अब 72 आवर्स का यहाँ पर मतलब है 3 वर्किंग डेज। एंड आई नो यहाँ पर प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, और उस वजह से कभी कभी ये टाइम जो है वो ज्यादा हो जाता है, और ये फीडबैक हमें बहुत सारे स्टेट्स के कई लोगों ने दिया है, और मैंने खुद देखा है जब मैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में मेंबर थी, तो कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस यहाँ पर हैं टाइमलाइन को लेकर के। लेकिन रेगुलेशंस में ये मैंडेटरी है, और जब ये डेटा इस तरीके से पब्लिश हो जाता है, उसके बाद जो 30 डेज हैं, उन 30 डेज में रिपोर्ट्स एक्सपेक्टेड होती हैं डीसीपीयू से, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी से, और पुलिस से। एंड देन उसके बाद में ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर बच्चे की बायोलॉजिकल फैमिली के बारे में कोई जानकारी मिलती है, तो अगर सब कुछ ठीक ठाक है और वेरीफाई हो जाता है, तो बच्चे को उस फैमिली को रिस्टोर किया जाएगा। पर अगर फैमिली नहीं मिलती है, 2 साल से कम उम्र का बच्चा है और 2 महीने के अंदर
कोई भी फैमिली के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है और 2 साल से बड़ी उम्र का बच्चा है और 4 महीने तक कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिलती है, तो फिर चाइल्ड वेलफेयर कमिटी उस बच्चे को अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर करेगी। और जैसे ही सीडब्ल्यूसी एलएफए सर्टिफिकेट इशू करती है, तो उसके बाद 10 दिनों के अंदर अंदर इस एलएफए सर्टिफिकेट के साथ साथ चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट ये केयरिंग्स पर अपलोड होना होता है। अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी को या फिर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को सीडब्ल्यूसी को सबमिट करनी होती है और इसके लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। और जो फैमिली की ट्रेसेबिलिटी को लेकर के जो रिपोर्ट है वो भी स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी को, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को अलोंग विद डीसीपीयू यानी इन तीनों को सबमिट करनी होती है और इसके लिए 30 दिन का टाइम दिया गया है। इस रेगुलेशन यानी कि रेगुलेशन 6 की सब रेगुलेशन 11 है, जिसमें ये कहा गया है कि इफ पुलिस रिपोर्ट इज नॉट रिसीव्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम ऑफ 2 months and 4 months, then it shall be deemed to have been given। अब ये जो रेगुलेशन है इसको लेकर के मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ। मेरे हिसाब से ऐसा मत करिएगा, क्योंकि पुलिस ही एक जेन्युइन सर्च कर सकती है। सो प्लीज आप पुलिस को बोलिए कि वो जेन्युइन सर्च करें और अपनी रिपोर्ट टाइमली सबमिट करें, क्योंकि कई ऐसे केसेस हैं जहां पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने बच्चे को अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही महीनों बाद उसकी बायोलॉजिकल फैमिली सामने आ गई। तो यहाँ पर डोंट लेट द पुलिस बी कॉम्प्लिसेंट, दे शुड डू अ वेरी जेन्युइन सर्च और वो अपनी रिपोर्ट लगाएं। तो इसके लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उन्हें कॉल करे, उन्हें रिमाइंड करे, रिमाइंडर भेजिए, सम्मन करिए, बट प्लीज रिपोर्ट जरूर मांगिए। एक सरेंडर्ड चाइल्ड के केस में क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं ये रेगुलेशन 7 में दिया गया है। इसमें जो स्टेप्स बताए गए हैं उसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि जो भी पेरेंट अपने बच्चे को सरेंडर करना चाहता है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने आना जरूरी है और बच्चे का भी सामने आना जरूरी है। और वहां पर जब वो अप्लाई करते हैं सरेंडर के लिए तो सबसे पहले उस पेरेंट की प्रॉपर काउंसलिंग की जानी चाहिए। और काउंसलिंग क्या होनी चाहिए ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पर अगर स्टेट की कोई भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, जैसे स्पॉन्सरशिप है या इस तरह का कोई भी सपोर्ट पेरेंट्स को प्रोवाइड किया जा सकता है तो वो जरूर दिया जाए, ताकि बच्चे को वो रेलिंक्विश ना करे। और फिर भी अगर वेरिफिकेशन के बाद और इस तरह की काउंसलिंग के बाद ये लगता है कि नहीं सरेंडर तो करना ही पड़ेगा, जैसे अनवेड मदर है वो अपने बच्चे को सरेंडर करना चाहती है, या फिर कोई सिंगल पेरेंट है टर्मिनली इल है वो अपने बच्चे को सरेंडर करना चाहता है, तो फिर यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अलाउ करेगी और पेरेंट एक सरेंडर डीड एग्जीक्यूट करेगा। ये जो सरेंडर डीड एग्जीक्यूट होती है उसके बाद पेरेंट को 60 दिनों का टाइम है रिकंसिडरेशन के लिए। और अगर वो पेरेंट या जो भी गार्डियन है जिसने सरेंडर किया है वो इन 60 दिनों के भीतर भीतर आ करके बच्चे को रिक्लेम करता है तो बच्चा उन्हें रिस्टोर कर दिया जाएगा। अगर वो नहीं आते हैं तो फिर सीडब्ल्यूसी बच्चे को अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर कर देगी और उसके बाद वही होगा, जो एलएफए सर्टिफिकेट है, सीएसआर है, एमईआर है, वो केयरिंग्स पर अपलोड कर दिए जाएंगे 10 दिनों के अंदर। अभी कुछ पॉइंट्स हैं विच आर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस एज फार एज सरेंडर केस इज कंसर्न। जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। सरेंडर केस में पेरेंट या गार्डियन की जो एप्लीकेशन है वो फॉर्म 23 में लगेगी। कई बार हमने देखा है कि लोग प्लेन पेपर पे ऐसे ही कुछ लिख कर दे देते हैं, वो मत अलाउ करिए। जो फॉर्म्स हैं दे आर अपेंडेड विद द रूल्स और ये फॉर्म्स आपको यूज करते हैं तो फॉर्म 20 एप्लीकेशन लेनी है। और अगर जो भी सरेंडर कर रहा है वो इलिटरेट है, बल्कि मैं तो ऐसा कहूंगी कि चाहे लिटरेट हो इलिटरेट हो, उनको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे से समझाए जाएं और उसके लिए लीगल एड काउंसिल की हेल्प जरूर लीजिए। ये लीगल एड काउंसिल की सर्विसेज वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए सीडब्ल्यूसी में ही। देन जो डीड ऑफ सरेंडर है वो फॉर्म 24 में साइन की जाती है। इसके लिए आप शेड्यूल 5 भी कंसिडर कर सकते हैं, बल्कि बेटर होगा अगर आप शेड्यूल 5 ही यूज करें, क्योंकि जो अडॉप्शन रेगुलेशंस हैं उनमें लेटेस्ट शेड्यूल्स दे दिए गए हैं। और उसके बाद में जो आप एलएफए सर्टिफिकेट इशू करते हैं उसमें रूल्स में फॉर्म 25 दिया गया है, बट अगेन आई विल से कि जो शेड्यूल 1 है जो कि रेगुलेशंस में दी गई है उसे यूज करिए,
क्योंकि फॉर्म 25 में एक कंडीशन नहीं मेंशन की गई है और उसे शेड्यूल 1 में बाद में ऐड किया गया है, और वो कंडीशन है ओल्डर चाइल्ड की कंसेंट को लेकर के। ओल्डर चाइल्ड का मतलब है अ चाइल्ड हु इज अबव 5 इयर्स ऑफ एज। तो अगर आप इतने बड़े बच्चे को अडॉप्शन के लिए लीगली भी डिक्लेयर करते हैं तो उसकी कंसेंट डिजायरेबल होती है, और इसीलिए उसको मेंटली प्रिपेयर करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से होना चाहिए। ये ध्यान स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी को भी रखना है, सीडब्ल्यूसी को भी और डीसीपी को भी। देन कुछ और वाइटल पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर एक अनमैरिड मदर अपने बच्चे को सरेंडर करती है और वहां पर वो पूरी बेंच के सामने कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है, तो वो फिर किसी सिंगल फीमेल मेंबर के सामने ऐसा कर सकती है, ये अलाउ किया गया है। अगर ये अनमैरिड मदर माइनर है तो फिर वहां पर उसके साथ जो भी एक एडल्ट उसे अकम्पनी कर रहा है उसका एज अ विटनेस साइन करना जरूरी है। अगर मैरिड कपल अपने बच्चे को सरेंडर कर रहा है तो वहां पर दोनों स्पाउसेस की सिग्नेचर वहां जरूरी है, और अगर एक उसमें से नहीं है यानी उनकी डेथ हो चुकी है तो डेथ सर्टिफिकेट वहां लगाना होगा। और अगर एक पेरेंट सरेंडर कर रहा है और दूसरे पेरेंट्स के वेयर अबाउट्स नहीं पता है तो फिर इस बच्चे को एक अबैंडन्ड बच्चे की तरह ट्रीट किया जाएगा। और अगर सरेंडर ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जो ना तो बायोलॉजिकल पेरेंट है और ना ही लीगल गार्डियन है, तो वहां पर भी ये बच्चा एक अबैंडन्ड बच्चे की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस बच्चे के संबंध में रेगुलेशन 6 वाला जो प्रोसीजर है उससे फॉलो किया जाएगा। सरेंडर का जो केस होता है वो तो एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल है, तो यहाँ पर ये ध्यान दिया जाए कि इस तरह के केस में कोई भी पब्लिक नोटिस या एडवर्टाइजमेंट इशू नहीं करना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो सरेंडर डीड है उसकी एक कॉपी उस व्यक्ति को जरूर दी जाए जिसने बच्चे को सरेंडर किया है। अब बात करते हैं एलएफए सर्टिफिकेट के बारे में। जो एलएफए सर्टिफिकेट सीडब्ल्यूसी इशू करती है उस सर्टिफिकेट पर कम से कम 3 मेंबर्स के साइन होना जरूरी है। अगर 5 मेंबर्स के साइन है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मिनिमम 3 साइन तो जरूरी है। अब इसमें दे कैन बी एनी 3 मेंबर्स, जरूरी नहीं है कि चेयरपर्सन उसमें हो ही हो। दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि अगर केस सिबलिंग्स का है तो वहां पर सिंगल ऑर्डर इशू किया जाए, लेकिन यहाँ पर एक पावर सीडब्ल्यूसी को ये दी गई है कि अगर सीडब्ल्यूसी के पास रीजंस हैं ऐसे ये बिलीव करने के कि दोनों सिबलिंग्स को साथ में रखना उनके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, तो फिर वो अलग अलग ऑर्डर भी इश्यू कर सकते हैं, उन्हें अलग भी रखा जा सकता है। देन थर्ड पॉइंट, ओल्डर चाइल्ड की जो कंसेंट है वो जरूरी है इस सर्टिफिकेट के लिए। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर शेड्यूल 1 हैज टू बी कंसिडर्ड एंड यूज्ड। देन स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी के जो फंक्शंस हैं वो रेगुलेशन 29 में दिए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, पिटीशन जो है वो सा को ही फाइल करनी होती है। सा में बच्चा रह रहा है तो बच्चे की जो केयर और प्रोटेक्शन है उसका काम सा का है, प्लस सरेंडर के केस में बायोलॉजिकल पेरेंट्स को सही तरीके से इंफॉर्मेशन देना, सही इंफॉर्मेशन देना, उन्हें काउंसल करना एंड उनको असिस्ट करना, ये भी सा का काम है। जब केस आगे बढ़ता है तो जो प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स है उनको इंफॉर्मेशन देना, उनको असिस्ट करना, उनकी होम विजिट रिपोर्ट तैयार करना और बाद में पोस्ट अडॉप्शन फॉलो अप रिपोर्ट तैयार करना, ये भी सा का काम है। अब बच्चे को अगर काउंसलिंग की जरूरत, बायोलॉजिकल पेरेंट को काउंसलिंग की जरूरत है या प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट को काउंसलिंग की जरूरत है, तो इस तरह की सारी काउंसलिंग प्रोवाइड करना भी स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी का काम है। मान लीजिए स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी के पास रिसोर्सेज नहीं है, सोशल वर्कर नहीं है, काउंसलर नहीं है किसी वजह से एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पर डीसीपीयू सारा इनका बड़ा रोल है। उनके पास ऐसा पैनल होना चाहिए कि सोशल वर्कर या काउंसलर की जो भी सर्विसेज हैं वो एक पर्टिकुलर अडॉप्शन केस पे प्रोवाइड की जा सके। देन सा का एक और बड़ा काम है वो है हर बच्चे का इंडिविजुअल केयर प्लान बनाना, और ये आई एम श्योर अभी सब साल कर रही होंगी। देन इसके साथ साथ हर बच्चे का एक मेमोरी एल्बम भी बनाइए। मेमोरी एल्बम का मतलब है उस
के जो भी मोमेंट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट ओकेजन्स हैं, अगर उसने कुछ ड्राइंग बनाई है, उसके कुछ फोटोग्राफ्स हैं, उसके कुछ अचीवमेंट्स हैं, तो इन सबको लेकर के एक अच्छी सी कलरफुल एल्बम तैयार कीजिए, ताकि ये एल्बम आपका अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उन्हें दे सके, ये बाद में बहुत काम आती है। मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग तो हर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए, मंथली मीटिंग होती है ये, तो ऑब्वियसली स्टाफ को भी करनी है। एक बहुत जरूरी बात यह है कि साथ में बच्चे के लिए एक पालना रखा होना चाहिए, ताकि सेफ अबैंडनमेंट किया जा सके। और इस तरह के पालने आसपास के जो मैटरनिटी होम्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं या शॉर्ट स्टे होम्स हैं, वहां पर भी सा की तरफ से लगाए जा सकते हैं या सा वहां पे रेकमेंड कर सकती है। सो प्लीज जनरल अवेयरनेस का जो काम है वो भी करिए। अभी ये जानना भी जरूरी है कि कौन इस एक्ट के तहत अडॉप्ट कर सकता है, और इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं सेक्शन 57 में और रेगुलेशन 5 में। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि एक प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टेड पेरेंट को हाईली मोटिवेटेड होना चाहिए अडॉप्ट करने के लिए। उसको पता होना चाहिए कि ये प्योर पेरेंटिंग है, ये कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं। तो ये सोच करके अगर कोई अडॉप्ट कर रहा है कि मैं एक बच्चे की जिंदगी सुधारने के लिए अडॉप्ट कर लूँ, तो ऐसा करना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर उनकी काउंसलिंग भी जरूरी है, प्लस उनका एटीट्यूड जानना भी जरूरी है। तो ये तो एक्ट में ही कह दिया गया है कि प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट का फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्टेबल होना जरूरी है, फाइनेंशियली कैपेबल होना चाहिए और मेडिकली फिट होना चाहिए। देन उसके आगे जो कंडीशंस दी गई हैं, अगर मैरिड कपल अडॉप्ट करना चाहता है तो उनकी जो मैरिड लाइफ है वो कम से कम 2 साल की तो स्टेबल रिलेशनशिप होनी ही चाहिए। देन दोनों की रजामंदी जरूरी है। और अगर सिंगल पर्सन कोई अडॉप्ट कर रहा है तो फिर वहां पर सिंगल फीमेल तो किसी भी जेंडर के बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन सिंगल मेल गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। और जो 3 बच्चों वाला रिस्ट्रिक्शन है, जो लिमिटेशन है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। देन पेरेंट और बच्चे के बीच में कम से कम 25 साल का एज डिफरेंस होना चाहिए। इसके साथ दी गई है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो एज रिलेटेड क्राइटेरिया है वो रिलेटिव अडॉप्शन और स्टेप चाइल्ड अडॉप्शन पर लागू नहीं होता है। ये टेबल आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें जो मैरिड कपल है उसके लिए तो कॉम्पोजिट एज को कंसिडर किया जाता है, और जो सिंगल, अच्छा आई थिंक ये स्क्रीन शायद आपको दिखाई नहीं दे रही है, आई एम सॉरी, बट ये टेबल आपको बनी हुई आई थिंक सबकी नॉलेज में होगी। हाँ, you can share it later on. We'll circulate in the group. हाँ जी. I think I will share the PPT with you and this PPT can be given to all the participants. All right, yeah. So हाँ, तो ये टेबल दी गई है। तो इस टेबल में जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए तो कॉम्पोजिट एज दी गई है, और जो सिंगल प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टेड पेरेंट है उनकी अपनी एज कंसिडर की जाती है। अभी इन कंट्री अडॉप्शन का जो प्रोसेस है वो इंटर कंट्री अडॉप्शन के प्रोसेस से थोड़ा डिफरेंट होता है, और यहाँ पर मैं ओएस की बात कर रही हूँ स्पेशली बिकॉज जो सा हैं उन्हें तो इन्हीं बच्चों के अडॉप्शन से रिलेटेड प्रोसेस को देखना है। जो रजिस्ट्रेशन होता है प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स का वो ऑनलाइन केयरिंग्स पर होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी को पैप्स चूज करते हैं, जो उनकी नियरेस्ट एजेंसी है वो उनकी होम स्टडी करती है। होम स्टडी में अगर प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स को सूटेबल पाया जाता है तो फिर एक बच्चा उन्हें आगे रेफर किया जाएगा। वैसे 3 बच्चों को रेफर करने का प्रावधान है, बट वो रेफरल आजकल एक करके दिया जाता है। अगर बच्चे को वो रिजर्व कर लेते हैं तो बाद में अडॉप्शन कमिटी मीटिंग में बच्चे की और प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स की मिलाई की जाती है। अगर वो मिलाई सक्सेसफुल रहती है तो फिर प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर में बच्चे को उन पेरेंट्स के साथ दे दिया जाता है, जो एक टेम्पररी कस्टडी होती है। और साथ ही में लीगल प्रोसीजर के लिए आगे जो पिटीशन है वो कोर्ट में फाइल कर दी जाती है। कोर्ट अगर अडॉप्शन फाइनल कर देता है तो उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी को ही जो लोकल बर्थ रजिस्ट्रार का ऑफिस है वहां पर अप्लाई करना होता है। और ये जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा इसमें फिर बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनमें अडॉप्ट पेरेंट्स का जो नाम है वो जाएगा। एंड देन उसके बाद में पोस्ट अडॉप्शन फॉलो अप किया जाएगा, वो 2 साल तक होगा। और ये जो पोस्ट अडॉप्शन फॉलो अप है वो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी करती है जिसने अडॉप्टिव पेरेंट्स की होम स्टडी की है।
बच्चा जो है वो उस स्टेट की स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी से दिया जाता है जिसको प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स ने रजिस्ट्रेशन के टाइम अपने स्टेट्स की प्रेफरेंस में चूज किया था। सो हर केस में ये स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज अलग अलग हैं। इंटर कंट्री अडॉप्शन में एक्चुअली जो अप्रूवल्स हैं वो डायरेक्टली कारा की तरफ से आते हैं। तो अडॉप्शन कमिटी की जो मीटिंग है वो इन कंट्री अडॉप्शन का एक्सक्लूसिव फीचर है। इंटर कंट्री अडॉप्शन के केसेस में जो प्रोसेस है वो तो वही ऑनलाइन प्रोसेस है, लेकिन वहां पर कारा के एनओसी की जरूरत होती है, इसलिए वहां पर एनओसी कमिटी होती है। देन जो रजिस्ट्रेशन है पैप्स का, क्योंकि पैप्स विदेश में रह रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन वहां की ऑथराइज फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी को करना होता है, और ये रजिस्ट्रेशन उन पैप्स की होम स्टडी कंडक्ट करने के बाद किया जाता है। So this is the difference between in-country adoption and inter-country adoption. Post adoption follow up तो दोनों केसेस में होता है। मैडम थोड़ा हम adoption में समय सीमा के आसपास पहुंच रहे हैं। बस ये लास्ट, हाँ, it is about to finish. I think only 2-3 slides are remaining, so I'm just finishing off. Hello. जी, okay, go ahead मैम, no issues. हाँ, ठीक है। पोस्ट अडॉप्शन फॉलोअप की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो चैलेंजेस आ सकते हैं, एक डिसरप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। डिसरप्शन का मतलब है कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया, उससे पहले ही जो प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर में बच्चे को दिया है वहीं पर नॉन एडजस्टमेंट हो गया तो बच्चे को वापस ले लिया गया। और डिसोल्यूशन का मतलब ये है कि कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ गया लेकिन उसके बाद में पोस्ट अडॉप्शन फॉलोअप में देखा कि नॉन एडजस्टमेंट हुआ तो वहां पर डिसोल्यूशन हो गया। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है, अडॉप्शन फेल हो गया और बच्चा वापस जेजे सिस्टम में आ गया, वापस उसी साल में आ गया जिसमें वो रह रहा था। तो यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को अलग से कोई फ्रेश एलएफए इशू नहीं करना है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को केयरिंग्स पर बच्चे के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है उसे अपडेट करना है। देन ये कुछ पीरियड प्रोविजंस हैं जो सबको पता होने चाहिए। अगर किसी भी ओएस बच्चे को बिना इस एक्ट के प्रोविजंस फॉलो किए अडॉप्शन में दिया जाता है, लिया जाता है, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो ये भी पनिशेबल ऑफेंस है। और यहाँ पर अगर इस तरह का ऑफेंस स्पेशलिस्ट अडॉप्शन एजेंसी की तरफ से होता है तो उनका जो रिकॉग्निशन है और जो रजिस्ट्रेशन है वो विड्रॉ कर दिया जाएगा। देन आगे अगर स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन अपनी ड्यूटीज को नहीं कर पा रहे हैं, अडॉप्शन से रिलेटेड उनका जो काम है वहां पर वो फॉल्ट में है, तो ये पेनल्टी भी उन पर लग सकती है जो 50,000 की पेनल्टी है। इसके अलावा रिकॉग्निशन उनका विड्रॉ किया जा सकता है। एक लास्ट में ये और जरूर देख लीजिए कि जब भी सेक्शन 80 और 81 ऑफेंस कमिट हो रहा है और पुलिस वहां पर एफआईआर लॉन्च करती है तो ये तुरंत एफआईआर लॉन्च होती है और इसमें जो कंसर्न बच्चा है उसको तुरंत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया जाना चाहिए और इसके रिगार्डिंग जो रिहैबिलिटेशन के फर्दर ऑर्डर्स हैं वो सीडब्ल्यूसी ही देगी। और एक रेगुलेशन 43 में बहुत क्लियरली बोला गया है, शेड्यूल 14 में जो टाइमलाइंस दी गई है उनको आप सभी एडहेयर करें, उन सभी को आप सभी को वो फॉलो करनी है। लेकिन कुछ टेम्पररी चेंजेस हैं जो कोविड की वजह से किए गए हैं, तो वो आप कारा की वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो आई थिंक ये एक मोटे तौर पर क्या प्रक्रिया है वो मैंने आपको बता दिया है। बहुत ही सेंसिटिव ये पूरा प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर कोई भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं तो आई थिंक वी कैन टेक। मैडम थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इस पे एक बार और हम आपसे समय लेंगे और डिटेल में बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर लेने के पहले हमारे एक और वक्ता हैं। एक तरफ जहां हम रेगुलेशंस की बात करते हैं वहीं समाज में हमारा यह दायित्व भी होता है कि बच्चों को किन माध्यमों से और किन तरीकों से अच्छे संस्कार या अच्छी बातें सिखाई जाएं। कोविड टाइम में स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बच्चे पढ़ाई भी उसी से कर रहे हैं। ऐसे में रेडियो की क्या भूमिका हो सकती है? हमारे साथ जुड़े हुए श्री राम रघुवंशी जी, आप पहले सीडब्ल्यूसी मेंबर रहे हुए हैं और अभी वर्तमान में एमडी रेडियो मन 90.8 का जो चलता है उसके आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आप एनिमल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य भी हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सर चाइल्ड वेलफेयर में रेडियो की क्या भूमिका हो सकती है, किस प्रकार रेडियो बच्चों को कंस्ट्रक्टिव काम में जुटा सकता है, इस पे आप अपनी बात रखें। आदरणीय राम सर, ओवर टू यू।
जी राम सर सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी बोलिए सर, अब आ रही है आवाज। आपको धन्यवाद साहब कि आपने रेडियो को इतने महत्वपूर्ण विषय में जोड़ा। और चूंकि हम लोग काम कर रहे थे, काफी दिनों से सोच रहे थे कि हमारी भूमिका भी कहीं ना कहीं लोगों को पता होना चाहिए। लोग यहाँ के लोग तो सुनते थे रेडियो को, लेकिन वेबिनार के माध्यम से पहली बार हमारे कार्यक्रमों को और इसकी भूमिका के बारे में बताने का आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ सर आपका। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती, हमारे पास रेडियो पे कई फोन आते हैं, हम बच्चों के प्रोग्राम लेते हैं जहाँ पर हेलो फरमाइश के माध्यम से भी, और बच्चों के लिए हम बच्चे बन के सच्चे हर संडे प्रोग्राम चलाते हैं। उसके माध्यम से काफी कुछ समस्याएं आती हैं कि हम बच्चों के साथ, जैसे कि वो फोन की बात करते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर हमारे बच्चों का बहुत समय निकल रहा है और 2-3 घंटे रहते हैं, जबकि हमारा एक मोबाइल रहता है तो बच्चे लेके बैठ जाते हैं, हम दूसरे काम नहीं कर पाते। और उसमें संस्कार की बात आती है तो उसमें भी कुछ चीजें ऐसी उनको कंटेंट मिल जाता है जो उनको दिखाने लायक, देखने लायक नहीं होता है। उसकी एक बड़ी समस्या हमारे बीच में आई रेडियो के माध्यम से। फिर हमारे हेल्थ की एक इशू बना बहुत बड़ा कि वो बच्चे एक ही पोजीशन में कई घंटों बैठे रहते हैं और फिर वो खुद खाते पीते नहीं है, तो उनकी काफी कुछ हेल्थ को लेकर भी एक समस्या यहाँ पर आई। फिर एक बच्चों में खेलने का माहौल था, चलते फिरते करते थे, आजकल वो भी बच्चों की एक बड़ी समस्या है कि वो सोशल मीडिया को या टीवी को लेके सामने बैठ जाते हैं तो वो कुछ कर नहीं पाते। अब रेडियो ने, हम लोगों ने इन सब विषयों को बड़े गंभीरता से लेते हुए और पॉइंट वाइज इनको हमने रखा कि हम रेडियो को कहाँ कहाँ इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उन परिवारों में उन बच्चों को कि वो अपने काम भी करते रहें, अपनी एक्टिविटी भी करते रहें, परिवार में समृद्ध भी रहें, एकांकी जीवन ना हो जाए। क्योंकि रेडियो के ये सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से अभी देखने को ये आया है कि बच्चे एकांकी टाइप के हो गए, एक परिवार में अलग बैठे हुए हैं, कॉर्नर पे अपना मोबाइल ले बैठे हैं, परिवार से इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं है। तो हमने क्या किया, विदिशा में अभी जो एक रोल हमने किया था कि हमने यहाँ हर एक परिवार को हमने एक सेट बनवा के दिया रेडियो का, सिंगल बैंड ट्रांजिस्टर हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराया मात्र 100 रुपए में। तो विदिशा सराउंडिंग लगभग 25 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया हमारा फ्रिक्वेंसी का आता है, तो उसमें हर परिवार में रेडियो का एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। और हमने क्या किया, चाय की, पान की और नाई की दुकान पे, क्योंकि अभी कोविड के दौरान तो सब बनता है, इससे पहले भी हमने लगा दिए थे वहां पर, तो ये हर घर में रेडियो पहुंच गया है वहां पर। तो बहुत से माता पिताओं के माध्यम से हमने भी ये कहा कि आप अपने घर में रेडियो सुनना शुरू करिए बच्चों के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम सुनवाते हैं आपके लिए, लेकिन आप प्रोग्राम वैसे बनाइए आप। तो हमने एक प्रोग्राम चलता हमारा बर्थडे स्पेशल, बच्चों के जन्मदिन वाला जो होता है, उसमें हमने 2-3 घंटे लोगों के बीच में बातचीत करी, उनसे कहानियां सुनते हैं, उनको एक बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और जो धीरे धीरे समस्या ये है कि रेडियो पर लोग आते गए, सोशल मीडिया छोड़ते हुए रेडियो की तरफ ट्रांसफर हुए पूरे के पूरे। तो एक समाज के अंदर और बच्चों के लिए जो एक बहुत बड़ी समस्या आ रही थी कि सोशल मीडिया से कैसे इनको दूर करें, हम कैसे इनको अलग करें। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण तो यहाँ हुआ है विदिशा में। और दूसरा मनोरंजन की बात आती थी कि भाई एंटरटेनमेंट भी करना है उनके लिए, तो बच्चे मन के सच्चे के कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छी अच्छी कहानियां, उनकी कविताएं, उनकी जो एजुकेशनल सिस्टम है उनके बारे में हम बच्चों से पूछना और यहाँ पर उनको पढ़ाना। तो ये पता चला है, हमका रिपोर्ट के बाद पता ये चली कि बहुत सी चीजें बच्चों ने सिर्फ सुन के सीखी है यहाँ पर। और सुनने का माध्यम, चूंकि अपन सब जानते हैं बहुत प्रभावी माध्यम रहा प्राचीन काल से ही, तो रेडियो घर में काम करते करते वो लोग सुनते भी हैं और सीखते भी हैं, तो एक बहुत अच्छा समय रहा। दूसरा अभी क्या है, हमने बच्चों को लेकर हमने जैसे कि प्रतिभा खोज, हमें प्रोग्राम हम एक चलाते हैं यहाँ पर, जिसमें हम वॉइस ऑफ विदिशा की आवाज कौन बनेंगे। तो अब चूंकि सिंगिंग कंपटीशन हमने कोविड के दौरान भी रखा, जब लोग घरों में थे और जिनके पास कोई उत्साह वाली चीज नहीं थी, वो कैसे हम पार्टिसिपेट समाज के बीच में कर पाए, बाहर निकल पाए। तो बाहर निकलना भी प्रतिबंधित था, लेकिन हमने घर पर ही बैठकर उनको सीधा हमारे मोबाइल से ऑडियो के माध्यम से कनेक्ट किया इनको। और ऐसे लगभग 500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया रेडियो के माध्यम से और अपनी आवाज में उन्होंने गाना गाया। और उस गाने पर पूरे शहर ने वोटिंग की, सब लोगों ने सुनने के बाद कि आपने ये गाना अच्छा रहा। तो बच्चों के मन में एक तो कॉम्पिटिशन की भावना जागृत हुई, एक कुछ करने की भावना भी जागृत हुई,
और जो बोर घर पे हो रहे थे बैठे बैठे, वो भी उससे भी निजात मिला उनको। और परिवार में भी एक बहुत अच्छा माहौल बना, क्योंकि पारिवारिक रूप से वो मोबाइल हटके बाकी बच्चों को उसको गाना कैसे सीखना चाहिए, कैसे सुर लगने चाहिए, इस पर एक बड़ा उनका योगदान रहा। फिर हमारा ये उनका समय निश्चित नहीं था बच्चों का कि भाई कब कौन सा मोबाइल तो कभी उठा ले, लेकिन इसमें जो प्रोग्राम थे बच्चों वाले, हमारे बच्चों के जो चलते हैं रेडियो पर, उस पर एक समय निश्चित हो गया कि नहीं ये बच्चों का प्रोग्राम है तो इतने बजे हमको रेडियो ये सुनना है, इस पे हमको रेडियो पे ही रहना है। तो मतलब एक में समय पंचुरिटी की भावना भी उनमें जागृत हुई है इसको रेडियो प्रोग्राम के बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेडियो में अब ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। इस समय कोविड के दौरान पढ़ाई की बहुत बड़ी समस्या जागृत हुई कि भाई पढ़ाई कैसे कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि घर में है। तो हमने बहुत से सेशंस रेडियो के माध्यम से बच्चों के लिए हैं, किस टॉपिक पे उनको बात करनी है। जैसे कोई कंपटीशन की तैयारी बच्चे कर रहे थे तो उनके जो क्वेश्चंस थे वो हमने रेडियो के माध्यम से क्लियर कराए यहाँ पर। प्लस आपका यदि कोई सेशन में ऐसा लग रहा है कोई चैप्टर पे पढ़ाना है किसी एक विषय को, तो हम सारे स्कूलों को हमने कनेक्ट किया विदिशा के, उनसे बातचीत करी। यदि आप चाहें तो हमसे आप जुड़ सकते हैं। तो अभी हमारा वो काम भी अभी चल रहा है। हो सकता है कई स्कूलों से हमारा टाई अप ऐसा हो जाए कि पढ़ाने का काम हम रेडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं छोटे बच्चों का। तो ये काफी अच्छे रोल इसमें देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात अभी जो मैडम ने बताया है, कारा के नियम, बच्चों के नियम, क्योंकि मैं भी चाइल्ड CWC में रहा हूँ तो काफी एक्ट के बारे में पता भी था। और हम लोग एडॉप्शन सेंटर भी चलाते हैं, तो बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है, चीजें रहती हैं कि भाई क्या होता है क्या नहीं होती है। तो सारे एक्ट के बारे में भी हम रेडियो के माध्यम से बीच बीच में चाइल्ड लाइन की टीम को भी हम बुलाते हैं, हम CWC की टीम को भी बुलाते हैं, बाल कल्याण संबंध ये अपना एडॉप्शन सेंटर की टीम को भी बुलाते हैं। इनको भी हम लगातार आम जन को, जिनको पता नहीं है चीजें कैसे क्या होती है, कैसे होना चाहिए, क्योंकि एडॉप्शन को लेकर भी बहुत भ्रांति है लोगों के मन में, हमने वो भी प्रैक्टिकली और क्वेश्चन आंसरों के माध्यम से भी मालूम किया है। तो ये इस प्रकार के सेशन भी लगातार हम यहाँ से करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का एक मामला है। कई बार हमने चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर जो होते हैं जनरली हमने देखे हैं कि नाइकी पान की दुकान, ये हमने 100% विदिशा में कवर कर रखे हैं। यहाँ पे हमने सिंगल मैन ट्रांजैक्शन लगा रखे हैं। तो जनरली जो बच्चों के साथ जो घटनाएं हुई हैं, मतलब बैड टच गुड टच की हम बात करें, छोटा उदाहरण मैं देता हूँ। कई बार हमने रेडियो के माध्यम से बात करी तो बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आई, बहुत सारी शिकायतें चाइल्ड लाइन के पास पहुंची, क्योंकि उन्होंने एक बार सुन लिया कि बैड टच या गुड टच ये होता है। तो ये गुमटियों के आसपास, ये चाय की दुकानों के आसपास कभी क्राइम ऐसे होना भी है और होते भी वहाँ पे मैंने देखे कई बार, बहुत सी शिकायत हमको वहीं से आती है। तो क्राइम करने वालों को भी पता होना चाहिए क्राइम है। बहुत से लोगों को यही पता नहीं चलता कि क्राइम है क्या है, बच्चों को कहाँ छूना चाहिए कहाँ नहीं छूने चाहिए, बैड टच क्या है, किस प्रकार की। तो मैंने तो ये माना कि रेडियो की इतनी बड़ी भूमिका है कि हम क्राइम करने वालों को ये भी ये पता चल जाए कि वास्तव में क्राइम है, और आप इसमें आप चल सकते। बहुत सा क्राइम तो करने से लोग बच जाते हैं। प्लस बच्चे अपनी बात को रख नहीं पाते, बता नहीं पाते, रेडियो पे कोई फेस तो दिखता नहीं है। तो हमारे पास एक हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे हमारा यहाँ का रहता है। तो कभी भी कॉल करेंगे उनका रिकॉर्ड मैसेज हो जाएगा, या अपना व्हाट्सएप नंबर भी हमने ओपन कर रखा है, वो देते हैं। तो हमारे पास कई बार चीजें आई हैं। और कई बच्चों ने जो घटनाएं अपने माता पिता को नहीं बता पाते, जो कहीं नहीं बता पाते, वो रेडियो में टेलीफोनिक के माध्यम से बताई है। और हमने उसको प्ले में किया, थोड़ा आवाज में मॉड्यूलेशन जरूर हमने किया है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिसके माध्यम से हमने बच्चों को रेडियो का एक बड़ा रोल अदा किया है। और चूंकि लगातार बच्चे जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि यदि इस प्रकार के बाकी जगह भी हम जैसे सारे नियम कारा के हैं और बच्चों के हित में जो भी नियम चल रहे हैं, इन सबको हम रेडियो के जोड़ा जाए, एजुकेशन को जोड़ा जाए। और चूंकि अब संस्कार की हम बात करें, अब संस्कार के प्रति हर परिवार में कुछ न कुछ चिंता होती है। तो रेडियो में हम ऐसे प्रोग्राम प्रसारित करते हैं और कर रहे हैं कि जिसमें परिवार में एक का संस्कार का भी भाव आए, उनको समझ में भी चीजें आए। क्योंकि टीवी और सोशल मीडिया पे जो देख करते बच्चे, उस तरफ वो बच्चे चले भी जाते हैं। लेकिन रेडियो में एक बहुत अच्छी बात है, सिर्फ सुन सकते हैं, देख कुछ नहीं सकते। तो ऑथेंटिक हम डाटा यहाँ से शेयर करते हैं, रिकॉर्डिंग चूंकि मिनिस्ट्री को भी देना रहता है। तो कोई भी चीजें हैं हम अनौतराइज नहीं चला सकते, उसका रिकॉर्ड रहता है और रिकॉर्ड के आधार पर ही हम उसको प्ले कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा भूमिका रेडियो की बच्चों के बीच में आ रही है। लगातार बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं। और एक हमने रेडियो दर्शन एक प्रोग्राम हमने बीच में रखा था, बच्चों को रेडियो दर्शन कराए, बच्चे समझे कि रेडियो कोई क्या होता है। तो कई बार उनको यहाँ विजिट कराई, हमने देखा, उन्होंने सीखा, समझा, और एक रेडियो फ्रेंडली एक माहौल हमने यहाँ पर उनके लिए क्रिएट किया। हमारे बीच में अभी बाल कल्याण समिति है, अपना
चाइल्ड लाइन से कोऑर्डिनेटर हमारे पास अनिल धाकड़ भी है, वो भी इसमें कुछ बात रखना चाहेंगे, तो यदि आप अनुमति हो तो मैं इनको भी बोलने का बोल सकता हूँ। जी बिल्कुल है। जी रखिए अपनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आज ये कितना बढ़िया प्रोग्राम ये आप ऑर्गेनाइज किया। जैसे कि सर ने बताया कि रेडियो की हमारे समाज को सुधारने के लिए एक बहुत ही बड़ा योगदान दे सकता है। तो इसी के माध्यम से, चूंकि सर यहाँ चाइल्ड लाइन के भी डायरेक्टर हैं राम रघुवंशी जी, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान, हम लोगों की सपोर्ट, काफी सपोर्ट हमेशा रहता है। तो हम लोगों ने रेडियो के माध्यम से ये जो कुछ प्रोग्राम्स हम लोगों ने बनाया और उसका आउटकम हम लोगों को बहुत अच्छा मिला। जैसे हम लोगों ने बाल संरक्षण को लेके कुछ प्रोग्राम बनाए, जैसे बाल विवाह, जैसे पिछले साल की बात करें तो विनय बाल विवाह पे हमारे करीब 4 से 5 हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम बनाए थे महिला बाल विकास के सहयोग से साथ में। तो इस वर्ष जो हम लोगों ने लगभग 11 जो बाल विवाह जो रुके, तो उनका जो हम लोगों ने फीडबैक लिया कि आपको किस माध्यम से आपको जानकारी मिली कैसे, तो उसमें से 50% केस ऐसे निकले कि हम लोग रेडियो के माध्यम से आपका प्रोग्राम सुना हुआ था, चाइल्ड लाइन टीम और इनका, कि किस तरीके से बाल विवाह को हम लोग रोक सकते हैं, कहाँ कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने सीधा चाइल्ड लाइन को कॉल किया और पूरा वो बाल विवाह रुके, और वो बच्चे आज भी बराबर एजुकेशन में जुड़े हुए हैं। साथ ही हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स गुड टच बैड टच पे भी बताए, जैसे कि सर ने अभी भी बताया, तो इसको भी लेके कुछ केसेस ऐसे आए तो बच्चों ने खुद डायरेक्टली कॉल किया, और आज वो बच्चे बड़े ही उस प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, और जो भी दोषी थे उनको पूरा टीम के माध्यम से हम लोगों ने आज उनका FIR करवाया सारी चीजें, और आज वो जेल में है, कुछ उसमें 2 दोषी भी। तो साथ ही इसमें हम लोग कुछ प्रोग्राम बाल मजदूरी के प्रति जागरूक करने के लिए भी हम लोग ऐसे इसके माध्यम से रखते हैं, जिससे समाज में जो चल रही इस तरह की जो भी अपराध ये घटित हो रहे हैं अनजाने में ही, क्योंकि कई लोगों को ये बाल श्रम अधिनियम क्या है, किस तरीके से इसको बच्चों को इससे बचा दूर रखना चाहिए, ये सारी जानकारी हम लोग रेडियो के माध्यम से एक साथ कई जगह पूरा पहुंचा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साधन है हमारी एक बात को सभी बच्चों तक, सभी माता पिता तक पहुंचाने का। साथ ही जैसे कि मैडम ने भी बहुत अच्छा बताया एडॉप्शन सेंटर और इसके बारे में भी, तो इसकी भी पूरी जानकारी देख सकते हैं। और इस पर हम लोगों ने जैसे कई बार पहले भी प्रोग्राम बनाए हैं, तो मुझे एक बहुत अच्छे से याद है, एक बच्चा जो आया हुआ था उसका सीधा कॉल, जैसे उन्होंने एक दिन पहले ही प्रोग्राम वो सुना हुआ था, और उसके बाद उन्होंने पूरा आके और यहाँ CWC में सरेंडर किया उसको। तो एक बहुत इम्पैक्ट ये से रेडियो के माध्यम से हमारे समाज को और बच्चों के फ्यूचर को सेव करने के लिए एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। और इसी के साथ मैं सर को ओवर करना चाहूंगा। जी सर, धन्यवाद। निश्चित रूप से रेडियो की भूमिका हमारे जीवन में है और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं जिसको मुझे लेना है। कविता मैडम, आप सुन पा रही हैं? कविता मैम? हाँ जी, जी, आपसे प्रश्न है, प्री एडॉप्शन में गए बच्चे का भी ऑर्डर कोर्ट से ही होगा क्या? इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें। प्री एडॉप्शन में गए बच्चे का ऑर्डर भी कोर्ट से ही होगा क्या? मैं ये कहूंगी कि लॉ में तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन आप बेटर है कि कोर्ट में पहले ही इन्फॉर्म कर दें। आप पहले ही, बिकॉज इसमें जो अंडरटेकिंग है वो एक एफिडेविट की तरह देनी होती है। तो जब आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उसी टाइम वो एफिडेविट की कॉपी भी साथ में लगा दीजिए, तो ये एक सेफगार्ड की तरह काम करेगा। सो बेटर है कि आप उसके बाद ही बच्चे को उनकी प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर में दें। जी, एक प्रश्न और है मैडम, बालक के मूल परिवार की खोज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैडम सुन पा रहे हैं आप? देखिए ये, हाँ जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ। इस चीज में जो भी यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें अपनी थोड़ा सोशल वर्कर वाली जो स्किल होती है वो यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है बायोलॉजिकल फैमिली से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो और वो कहीं बच्चे को, इनफैक्ट अगर वो 18 साल का भी हो जाता है तो हो सकता है वो इंफॉर्मेशन उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे।
तो यहाँ पर किस तरीके से इंफॉर्मेशन बतानी है और कितनी इंफॉर्मेशन बतानी है, जितनी जरूरी है उतनी ही बताइए। अगर केस बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और वहां पर आपको लग रहा है कि प्री डिस्क्लोजर काउंसलिंग की जरूरत है, तो पहले एक काउंसलिंग सेशन उसके साथ होना चाहिए। और डिस्क्लोजर के बाद लग रहा है कि पोस्ट डिस्क्लोजर काउंसलिंग की जरूरत है, तो वो भी उसे दिया जाना चाहिए। एक बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर जो पेरेंट जिसने सरेंडर किया है उसने अगर अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए मना किया है, तो फिर आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप बच्चे को नहीं दे सकते हैं, चाहे वो मेजर ही क्यों ना हो गया हो, जब तक कि आप कंसेंट उस पेरेंट की ना ले लें जिन्होंने बच्चे को सरेंडर किया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस लाने की जरूरत है, क्योंकि पूरी फाइल किसी के सामने रख देना जिसमें कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं, वो इवन जो बच्चा फाइल देखेगा उसके लिए भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेकर के आगे और उतनी ही इंफॉर्मेशन बताइए जरूरी है। अगला प्रश्न भी आपसे ही है मैडम। जो मेंटली चैलेंज पेरेंट्स का सर्टिफिकेट लेने की जिम्मेदारी होती है, वो CWC की है, DCPU की है या सा की है? नहीं, उसके लिए CWC अपने ऑर्डर में लिख दे और उसके बाद में जहाँ भी, जैसे हमारे पास एक केस आया था उसमें नारी निकेतन में ये लेडी थी एंड शी वाज मेंटली रिटार्डेड, और उस केस में फिर जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है उनको लेटर गया था और वो CWC ने ही ऑर्डर किया था। वहाँ पर उनका असेसमेंट किया गया और उसके बाद में वहाँ से जो रिपोर्ट आई उसके बेसिस पर हमने डिसाइड किया था, और वहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया था। डॉक्टर ने यही कहा था कि थोड़ा बहुत सपोर्ट देकर या थोड़ा बहुत हेल्प करके ये लेडी अपने बच्चे को खुद देख सकती है। तो जहाँ पर इस तरह का सपोर्ट दिया जा सकता है फिर बच्चे को पेरेंट्स से अलग नहीं करना चाहिए, तो हमने उसे नहीं किया अलग। जी मैडम, देवदत्त जी हैं हमारे सहयोगी, उनका प्रश्न है, जब एडॉप्शन में देने के लिए सभी तरह से बच्चों को लीगल फ्री कर दिया जाता है और कारा में भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो कारा का सबसे पहला कदम क्या होता है? बच्चे को एडॉप्शन में देने के लिए क्या कारा अपनी ओर से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है? नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का हुआ है, उसके बाद में कारा की तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करके ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उससे लीगली फ्री डिक्लेयर करती है। जी। कारा को जो इन्वेस्टिगेशन है वो इंटर कंट्री एडॉप्शन के केस में जहां उसे अप्रूवल देना होता है, तो वहां फिर कारा को डिसाइड करना होता है कि वो केस सुटेबल है या नहीं है। तो वो जो आगे की प्रक्रिया है वो कारा की है, बट बच्चे की जो बैकग्राउंड से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है वो तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। जी मैडम, थैंक यू। अभी हम कुछ और प्रश्न लेंगे, सेशन को ओपन करेंगे। उसके पहले जैसे कि हमारे इस मंच की एक परिपाटी है कि हम अपने वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लोकेन शर्मा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। लोकेन जी हमारे CCF के कार्यकारिणी सदस्य मंडली में भी हैं और बाल कल्याण समिति उज्जैन के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं। तो डॉक्टर लोकेन शर्मा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा